Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is 11 steps to live a debt free life. Debt free क्यों चूज किया मैंने आज ना ये टॉपिक आपके लिए इसलिए चूज किया है क्योंकि मेरी ना अभी रिसेंटली मुलाकात हुई वन ऑफ माय क्लाइंट, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, जिनको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। लाइफ उनकी बहुत फैंटास्टिक है, जिंदा दिल इंसान है। लेकिन लेकिन उन्होंने कहा कि जगमोहन, मुझे ना तुम कैश फ्लो कोच हो, एक ऐसी सुबह दिखाओ कि सारा का सारा डेप्ट जो है ना, मैं उस मॉर्निंग के अंदर एक ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरा दूं। कोई मेरे ऊपर डेप्ट ना रहे, कोई चिंता ना रहे, कोई परेशानी ना रहे। मैंने कहा जी ऐसी क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि देखो, बाकी सारी लाइफ तो बढ़िया चल रही है, मैं बड़ा पॉजिटिव इंसान हूँ, अग्रेशन के साथ में काम करता हूँ और सबको साथ लेके चलने वाला इंसान हूँ। लेकिन ये जो डेप्ट है ना, अकेले में मुझे बड़ा परेशान करता है। रात को जब मैं सोता हूँ तो रात को ख्याल आते हैं कि कल दिन में ये कोई ईएमआई हिट होने वाली है, ईएमआई हिट होने वाली है, उसके लिए फंड को मैनेज करना है। तो जो लाइफ की जो प्रायोरिटी होती है, उस प्रायोरिटी को छोड़ के ये ईएमआई वाले सिस्टम के अंदर ना जिंदगी चली गई है। मैंने कहा नहीं समझ आया, थोड़ा डिटेल में बताओ। उन्होंने कहा कि देखो जगमोहन भाई, ऐसा है कि जिंदगी चल रही है, सब चीजें हो रही हैं, लेकिन जो इनफ्लो आता है ना, जो इनकम आती है जिंदगी के अंदर, पर्सनल लाइफ में, जिंदगी में जो इनकम आती है, उसका एक बड़ा हिस्सा एक लोन को रीपे करने के लिए जाता है। क्योंकि घर खरीदा था और घर के लिए एक ईएमआई का स्ट्रक्चर कर दिया, 3 साढ़े 3 4 करोड़ रुपए का मैंने उस समय जब लोन लिया, बड़ा घर बनाया तो कर दिया काम। मैंने कहा अच्छा, उसके लिए पैसे जाने हैं, चलो ठीक है, वो जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ के साथ ही 2 3 ऐसे और भी लोन है जो कि कुछ इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ले लिए। अब उसकी भी किस्तें जा रही हैं, उस समय तो जोश जोश में ले लिया। चलो, अब एक कमेटी का सिस्टम शुरू किया हुआ है, दोस्तों यारों ने मिलकर कुछ कर दिया, और वहां पर वो कब कमेटी लोन के रूप में कन्वर्ट हो गई है, तो उसको उतारने के चक्कर में मुझे वो कमेटी पे करनी पड़ रही है। ओके, बिजनेस के अंदर प्लस माइनस चलते रहते हैं। तो मैंने क्या किया कि कोई दस्ती बाय हैंड यारों दोस्तों से भी लोन लेके वो कैश का पैसा भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। अब उसका तो ब्याज ही बढ़ी जा रहा हूँ, ब्याज ही भरता जा रहा हूँ, ब्याज ही इंटरेस्ट पे करता चला जा रहा हूँ। उसका प्रिंसिपल तो भगवान जाने कब पूरा होगा, कब पूरा नहीं होगा। तो ये सारी कार्रवाई करने के बाद ना, हाथ में जो बचता है वो बहुत ही लिमिटेड सा अमाउंट बचता है, बहुत ही लिमिटेड सा अमाउंट। ऊपर से कार वगैरह की ईएमआई भी जा रही है। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि ये जिंदगी हो किस तरह से गई है, ये हो किस तरह से गई है। सब कुछ ठीक है, चल रहा है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ना ये अजीब सा एक चक्रव्यूह फंस गया है। कुछ करो इसके अंदर, कुछ करो, मुझे निकलना है। तो पहले 1 साल 2 साल 3 साल तो मैंने अच्छे से मैनेज कर लिया, तो 5 साल 10 साल हो गए, ये डेप्ट का चक्कर ही खत्म नहीं होता, खत्म हो ही नहीं रहा डेप्ट का। और जगमोहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि ये जो डेप्ट वाली लाइफ है ना, ये ना अंदर से ना किचोड़ती है, मतलब इतना दर्द देती है ये वाली डेप्ट वाली लाइन। और जिससे ले रखा है ना, उसका जो बात करने का तरीका होता है ना, बात करने का तरीका, हालांकि वो कहते कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब भी कोई विचार विमर्श डिस्कशन बातचीत होती है, लेकिन वो कहते हैं अच्छा भाई साहब, डेप्ट तो आपके ऊपर भी पूरा रीपे हुआ नहीं है, अच्छा वो कब पे कर रहे हो? तो यानी कि मनी की कन्वर्सेशन के अंदर ना, मैं हमेशा अपने आप को एक हारा हुआ खिलाड़ी, हारा हुआ सिपाही मानता हूं। ये मेरे दोस्त ने मुझसे शेयर किया। उन्होंने कहा अगर कुछ करना ही है ना, तो जगमोहन, ये जो समस्या है ना, ये बहुत डीप है। ये पूरी पूरे पूरे दिल्ली एनसीआर की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की, या पूरे वर्ल्ड में ना, ये जो डेप्ट का चक्कर भी चल गया है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है।
किस तरह से कंपनीज क्रेडिट कार्ड के थ्रू हमारी जिंदगी में एंटर कर जाती हैं। ये जो कंज्यूमेबल ड्यूरेबल के नाम पर छोटे 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 कार्ड इश्यू हमारे नाम पे कर दिए जाते हैं। बैंक के डीएसए से, बैंकों की तरफ से फोन आता है कि आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख ले लो। ये पूरा का पूरा तंत्र ना, पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा बन चुका है कि ह्यूमैनिटी को जकड़ने में लगा हुआ है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, एमबीएमसी, एनबीएफसी, सभी के सभी लोग ना गुड लोन और बैड लोन की पहचान नहीं रह गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि लोन बुरे हैं, ये मेरे दोस्त ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा लोन बुरे हैं, लेकिन लोगों को पहचान नहीं रह गई है कि गुड लोन कौन सा है, बैड लोन कौन सा है। और बैड लोन का एक ऐसा चक्रव्यूह फैल गया है ना, पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, वो बिल्कुल जमीन पे है, डाउन पे है, बड़ी गहराई के अंदर है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है हस्बैंड वाइफ की आपस में लड़ाई होने का। अब वाइफ कहती है घुमाने जाना है, या हस्बैंड कहता है कि चलो वाइफ को चले, लेकिन दोनों के दोनों सोर्स ऑफ इनकम जब इकट्ठे मिलके काम नहीं करते तो ये घर के खर्चे ही नहीं पूरे होते हैं। तो फिर जब भी कहीं कोई घूमने का, जाने का, नया खरीदने का, घर लेने का बनता है, तो ये डेप्ट का ये चक्रव्यूह है, ये बाहर ही नहीं आने देता। उसके बाद ये लॉकडाउन ने किए किराए के ऊपर और सत्यानाश कर दिया। और उसके बाद इनकम के सोर्सेस लिमिटेड थे कि जो मोबाइल ऐप से लोन उठा लिए, इधर से उठा लिए, उधर से उठा लिए, तो ये ना एक को पूरा करने के लिए दूसरा लिया, दूसरे के लिए तीसरा किया, तीसरे के लिए पहला, पहले के लिए चौथा, चौथे के लिए ये जो टोपियां घूम गई ना जबरदस्त तरीके से। जगमोहन भाई, ये समस्या बहुत डीप है, आप ध्यान दो इसके ऊपर। और कैश रिच और प्रॉफिटेबल बिजनेस के पहले के साथ के अराउंड जो रन कर रहे हैं बिजनेस को, उनको इस डेप्ट फ्री के चक्कर से निकालो। तो इस चक्कर में ना मैं आपके सामने बहुत ही क्लियर कट तरीके से आज का टॉपिक और सेशन लेकर आया हूं। लेट मी टेल यू, लेट मी ओपन द शीट। मैं आपके सामने ना वो शीट ओपन कर रहा हूं जो कि आपको पूरी क्लैरिटी देने वाली इस एरिया के अंदर। लेट मी डू दैट। मैं एक बार ना स्टेप बाय स्टेप ले लेता हूं इसको। आ जाओ। डेप्ट को अब गिराते हैं, खत्म करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, डिलीट करते हैं। शुरुआत करनी है हमें डिक्लेयर कर दो, वार डिक्लेयर कर दो अगेंस्ट द डेप्ट। ये मैंने अपने दोस्त से कहा। देखो भाई, अपने आसपास की अब सराउंडिंग को मेरे दोस्त इस तरह से तुम क्रिएट कर दो कि जैसे डेप्ट को एलिमिनेट करने के लिए ना जंग छेड़ दी गई है, शार्प शूटर की तरह। एक एक लोन को ना पकड़ पकड़ के खत्म करेंगे, एक एक लोन को पकड़ पकड़ के खत्म करेंगे, स्ट्रेटेजी के साथ में खत्म करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। इकट्ठा खत्म नहीं होगा, शार्प शूटर टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको खत्म करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहला जो काम करना है, द बिग नो टू न्यू लोन। नो मैटर व्हाट, कितना ल्यूक्रेटिव ऑफर आपके सामने आ रहा है कि पुराने लोन को ऐसे रीसेटल कर देंगे, इसको लंबा कर देंगे, छोटा कर देंगे, ऊंचा कर देंगे, बड़ा कर देंगे, बैंक ट्रांसफर करा देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। वो नए लोन के सारे प्रपोजल को उठा के ना साइड पर रख दो, कुछ नहीं लेना। अब नया कुछ नहीं लेना। जहां पर खड़े हो गए हैं ना, वहां पर हम नहीं कर रहे। तो पुनीत जी का क्वेश्चन आया है कि जगमोहन, ये जो बिजनेस एक्सपेंशन करनी है उसके लिए तो लोन चाहिए होगा, उसको कैसे करेंगे? तो पुनीत जी, आज की डिस्कशन को ना मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट नंबर 1 पर्सनल, पार्ट नंबर 2 बिजनेस। तो अभी पहले ना जो पर्सनल चिंता का विषय बन चुका है पर्सनल लेवल के ऊपर, उसको जड़ से डिलीट कर देते हैं। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर मैं सीधा बिजनेस के ऊपर आ जाऊंगा। तो अब लोन की डिस्कशन 2 हिस्सों के अंदर हो गई। तो अभी सीधा का सीधा पहले जो पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करके बैठा हुआ है ना लोन, उसको एलिमिनेट करते हैं, डिलीट करते हैं। तो क्या करना है?
पर्सनल लाइफ में तो अब कोई नया लोन एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं, नो मैटर व्हाट, कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर आ जाए। ठीक है जी, आ जाओ। फिर क्या करना है, जो क्रेडिट कार्ड है ना, क्रेडिट कार्ड, उसको तो तोड़ मरोड़ के उठा के फेंक के साइड पे कर देना है कि कोई नई परचेजिंग क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर ही नहीं रहे, क्योंकि वो मिनिमम अमाउंट पे करते 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 वो मिनिमम अमाउंट के चक्कर में ना 35% का 35% का इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता चला जा रहा है। 2 साल में या 1 साल में, 2 साल में वो लोन डबल हो जाता है, क्योंकि मिनिमम पे करते हैं, इंटरेस्ट लगता है, फिर कुछ ना कुछ चार्जेस कर करा के वो अमाउंट ऐसा चक्रव्यूह बन गया है कि क्रेडिट कार्ड का भयंकर चक्र खत्म ही नहीं हो रहा है। क्रेडिट कार्ड को तो नो कर दिया, लेकिन बिजनेस के लिए क्रेडिट कार्ड बना लिया। एक क्रेडिट कार्ड जिसको या तो पूरी तरह से आपने डेडिकेट कर दिया, आपके पर्सनल नाम के ऊपर है, और आपने कहा कि इसका इस्तेमाल होगा तो सिर्फ बिजनेस के लिए इस्तेमाल होगा, वो भी कैश फ्लो मॉडल के हिसाब से। जब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुई तो एक फिक्स्ड डे को एक अमाउंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चला जाएगा। पर्सनल क्रेडिट कार्ड को तो आज डिलीट कर दिया है, क्योंकि पर्सनल लाइफ के अंदर हमने एलिमिनेट कर देना है। तो फिर जो वैसे तो जो बिजनेस कर रहे हैं उनको मालूम ही है कि तकरीबन सारे खर्चे ही बिजनेस पर्पस के अंदर इस्तेमाल हो जाते हैं, बट स्टिल नो क्रेडिट कार्ड इन पर्सनल लाइफ, वन क्रेडिट कार्ड डेडिकेटेड ओनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। अगर पर्सनल में मूवी देखनी है, पर्सनल के अंदर कोई छोटे मोटे और कई तरह के खर्चे करने हैं, तो क्या करें, पर्सनल डेबिट कार्ड। इमरजेंसी फंड की बात करूंगा मैं आपसे, तो वो फंड जो अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से जो नेसेसिटी अकाउंट है, यानी कि एक सेविंग अकाउंट आपने ऐसा बनाया अपने लिए, और वो सेविंग अकाउंट के साथ में डेबिट कार्ड, गूगल पे सब अटैच्ड हैं, और वो आपका नेसेसिटी अकाउंट है, वहां से खर्चे होते हैं अपनी रोजमर्रा की नेसेसिटी के लिए। पर्सनल लाइफ जीने के लिए हमें क्रेडिट कार्ड चाहिए ही नहीं, चाहिए होगा तो किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए हुआ। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो ये बोल दिया कि हमने जंग छेड़ दी है, वार छेड़ दी है डेब्ट के अगेंस्ट में, सराउंडिंग कर दिया, फोकस कर दिया, क्योंकि खत्म करना है उसका। यानी कि आपकी जो डायरी है उसके फ्रंट के ऊपर भी आपने एक स्टिकर चिपका दिया है, आपकी जो अलमारी जो आप तैयार होती है सुबह सुबह कपड़ों के अंदर, वहां पर भी आपने एक सोल्जर की फोटो लगा दी है, नीचे लिख दिया है वार अगेंस्ट डेब्ट। आपके मोबाइल का भी जो स्क्रीन सेवर है ना, उसके ऊपर भी सराउंडिंग के अंदर वार अगेंस्ट डेब्ट। यानी कि एक टाइम ड्यूरेशन आपने फिक्स कर लिया है कि अगले 1 साल, अगले 6 महीने, अगले 3 महीने मैंने वो सभी एक्शन लेने हैं। मैं मिशन पे हूं, मैं जंग पे हूं, मैं अब एक अभियान पे हूं, और इसको फॉलो करते हुए मुझे ना एक एक करके सारे के सारे डेब्ट एलिमिनेट कर देने हैं। जब तक फोकस नहीं आएगा ना, तब तक हम कहां बैठे रहेंगे, कंफर्ट जोन के अंदर हम बैठे रहेंगे। चलो ठीक है, निकल तो जाती है, हो जाता है, उसके बारे में सोचते नहीं, विचार नहीं करते। अदर इनकम, साइड इनकम, विंडफॉल गेन, बड़ी सारी बातें आपसे मैं करने वाला हूं, उसको इस्तेमाल नहीं करते। जब आप जंग पर होंगे ना, तो ये विषय आपके टॉप ऑफ द माइंड रहेगा। तो कोई नया लोन ले नहीं रहे, क्रेडिट कार्ड जो पर्सनल वाला है उसको इस्तेमाल कर नहीं रहे नया, और बिजनेस का क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, और पर्सनल लाइफ में डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं, डेब्ट खत्म होने की शुरुआत करने के लिए। अब क्या करना है, एक बना देनी है लिस्ट, लिस्ट, मेक अ लिस्ट। एक लिस्ट बना दो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। मान लीजिए सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने किसी एनबीएफसी कंपनी से लिया, उसको ऊपर लिख दो, फिर नीचे 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 ऐसे करते हुए एक डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपने लिस्ट बना दी है, यानी कि आइडेंटिफाई कर दिया है कि किस किस लोन को कैसे कैसे खत्म करना है। जो सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला लोन होगा ना, उसको सबसे पहले हम खत्म करेंगे। कई बार क्या होता है कि आप प्री पेमेंट कर देते हो, और कई बार आप ईएमआई के अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा पार्शियल रीपेमेंट भी कर देते हो, रीपेमेंट चार्जेस को ध्यान में रखते हुए। लेकिन स्ट्रेटेजी क्या कहती है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपने लिस्ट बना दी है, हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन ऊपर है, फिर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला, फिर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला। सबसे पहले हम हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोन को एलिमिनेट करेंगे। लिस्ट बना लो, अभी तो खाली लिस्ट बनाने के लिए बोल रहा हूं, बना ली। अब क्या करें,
अब ना सबसे पहले सफाई अभियान शुरू करेंगे, मनी का नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ की सराउंडिंग का। जिस रूम के अंदर आप बैठे हो तो वहां पे अगर पुरानी किताबें अखबारें पड़ी थी स्क्रैप में बेच दो। जहां बैठे थे वहां पर कुछ ऐसी पुरानी चेयर, पुराना टेबल, पुरानी कार, पुराना जंक यार्ड, पुरानी साइकिल, पुराना सामान, कुछ भी ऐसा पड़ा था जो अननेसेसरीली नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहा है आपकी सराउंडिंग के अंदर। आपके घर के बाहर के बगीचे में जो पुरानी लकड़ियों का ढेर साइड पे लगा हुआ है, साफ कर दो, क्लीन कर दो, कबाड़ी को बुला के उसको एकदम से आप दे दो। जो पुराने बोर्ड लटके पड़े हैं छत के ऊपर, जो टीनों के ऊपर आपका जो सरिया लोहा, पता नहीं कौन कौन सा सामान, कबाड़, फर्नीचर, पुराने पेन, सामान, पता नहीं क्या क्या इकट्ठा कर रखा है। जो भी स्क्रैप है ना, चाहे उससे 10 रुपए मिले, 100 रुपए मिले, 1000 रुपए मिले, लाख रुपए मिले, जो भी मिलने हैं उसको बेच दो OLX के ऊपर। OLX पे बेच दो, पर्सनली बेच दो, मार्केट में बेच दो, कहा एक बिल्कुल निकाल निकाल के ना एक कंप्लीट पॉजिटिव एनर्जी का इन्वायरमेंट सबसे पहले अपनी सराउंडिंग के अंदर क्रिएट कर दो। और ये जो भी पैसा मिलेगा उसको आप सबसे पहले अपने हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले अमाउंट के ऊपर पे कर दो। नहीं फर्क पड़ता कि ये 10 रुपए है, 100 रुपए है, 1000 रुपए है, लाख रुपए कितने हैं। आप ना सेल करो स्क्रैप को अपनी सराउंडिंग के अंदर। वहां से ना अब पॉजिटिव एनर्जी का आह्वान होने वाला है, आह्वान होने वाला है। पूरी तरह से सिग्नल मिल जाएगा जब आपकी सराउंडिंग के अंदर इतनी ज्यादा साफ सफाई, नीट क्लीन, स्वच्छ होगा ना इन्वायरमेंट, तो ये आपका डेप्ट वहां पर टिक ही नहीं पाएगा। बहुत बड़े लेवल के ऊपर ना ये जो डेप्ट एक्यूमुलेट होता है, ये कंफर्ट जोन के अंदर नेगेटिव एनर्जी की एंट्री की वजह से होता है। और हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं, अब आप एक्सरसाइज करना शुरू करो, आप जॉगिंग, रनिंग करना, कुछ ऐसे फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू करो जिसके अंदर ना आपके अंदर ना एक तरंग, एक एनर्जी का प्रवाह पूरी तरह से होता रहे, एनर्जी का प्रवाह होता रहे। तो उसके सामने ना ये जो डेब्ट की नेगेटिव एनर्जी है, ठहर पाएगी नहीं, ठहर पाएगी नहीं। बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। सबसे पहले क्या किया हमने, एक लिस्ट तो बनाई है, सिर्फ एक लिस्ट बना के और वार डिक्लेयर करते हुए अपने आसपास की सराउंडिंग एनर्जी के हिसाब से हमने क्लीन इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है। और फालतू सामान को बेच के पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव होगी ना एनर्जी आसपास, तो अपने आप ना बड़े अच्छे क्रिएटिव आइडिया और सिस्टम आपके सामने आने वाले हैं। कैसे? आप ना अब स्क्रैप सेल करने के बाद पहले लिस्ट लेके पेपर बना के ऊपर लिस्ट बनाई थी, अब आपने बजट बना लेना है। बस बजट, आसपास की चीजों को उठा दिया, साफ कर दिया। अब एक बजट बना दिया इनफ्लो आउटफ्लो का भी। एक पेपर पे लिख लो कि भाई मेरे को कितने पैसे आने की संभावनाएं हैं, मेरी जो भी इनकम का सोर्स है, और ये आउटफ्लो कहाँ कहाँ पर जाना चाहिए, कितना कितना। जब आप बजट बना के सोचते हो ना कि ठीक है, अब मैं ना आउट स्टेशन विजिट के ऊपर तकरीबन इतना खर्च कर लिया करूंगा, और मैं जो है अपने आउटफ्लो में मेरी अगले 3 6 5 साल की, मतलब अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की मेरी आउटफ्लो की प्लानिंग क्या है। जब आप बजट बनाते हो ना, लिखते हो और अपने आप से कमिट करते हो कि यहाँ यहाँ पर मैं पैसा दूंगा, तो आपके माइंड के अंदर ना पैटर्न क्रिएट होता है, पैटर्न क्रिएट होता है, एक अवेयरनेस क्रिएट होती है। नहीं तो क्या है, हमेशा इसी सोच के अंदर बैठे हैं कि लाइफ में डेब्ट है, लोन है, उसको खत्म करना है, जो ईएमआई जानी है, सारा ध्यान उस ईएमआई को करने के लिए चला जाता है। फिर आप कभी लो फील करते हो, फिर आप एक पार्टी थ्रो कर देते हो बड़ी सी, और फिर आपने कहा कि यार बड़ा लो फील कर रहा है, चलो कोई बाहर ना कोई लग्जरी सा टूर मार के आते हैं, बड़ी टेंशन है। वो समझ ही नहीं आता कि किस तरह से वो पैसा किस किस हेड में निकलता चला जा रहा है, लीकेज हो जाती है उसकी पैसों की। तो क्या करेंगे, बजट, बजट बनाना, एक इंस्ट्रक्शन देना है अपने माइंड को। ना केवल ये पर्सनल लाइफ में इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये बिजनेस के अंदर तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है ही है। पर्सनल लाइफ का डेप्थ उड़ाने के लिए आपने इनफ्लो आउटफ्लो का एक बजट बना लिया। अब क्या करें, बजट बनाने के बाद ना अब आप आगे बढ़ जाओगे, और अब जो एक्चुअल आउटफ्लो होता भी है ना,
एक हैबिट बना लो अपनी, एक ब्लैक कलर की डायरी रख लो अपने पास, एक ब्लैक पेन रख लो। रात को सोने से पहले कहीं पर भी जहाँ पे आप स्टडी करते हो, जर्नल लिखते हो ना, तो आप जो आउटफ्लो आप करते हो उसको लिख लिया करो। सारे दिन में क्या आउटफ्लो हो गया, आपकी इनकम का आउटफ्लो क्या हो गया, 1 मिनट लगता है उसके अंदर या 2 मिनट लगते हैं। और जो भी आपने आउटफ्लो लिखा ना, जो भी आउटफ्लो लिखा, तो उसके लिए साथ ही आपने थैंक यू बोल दिया और ग्रेटिट्यूड कर दिया कि चलो ठीक है, ये आज मैंने ये पैसा इस हेड में आउटफ्लो किया है, जिसको जिसके पास पैसा गया है उसके घर में बरकत हो, उसकी जिंदगी में खुशियां खुशियां आए। दूसरा है, मेरे भगवान धन्यवाद आपका इस बात के लिए कि मुझे इतनी समर्था मिली कि मैं इस पैसे को खर्च पाया। उस आउटफ्लो को नोट करो और उसके प्रति धन्यवाद हो, शुक्रिया करो। नहीं तो हमारी फीलिंग क्या है, अरे यार बड़ा खर्चा हो गया, ये भी चले गए पैसे और चले गए यार, ये मतलब पता नहीं, समझ नहीं आ रही, इतने खर्चे हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, पैसा तो पानी की तरह बह रहा है, पैसे तो टिकता ही नहीं है मेरे पास, अब इतना निकल गया, थोड़ा सा आया था अभी यहाँ चला गया वहां चला गया। तो हमने ना एक अनकॉन्शियसली ना, अनकॉन्शियसली अपने सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू ना एक पैटर्न ही ऐसा बना लिया है कि हम रोते रहते हैं, कोई भी खर्चा कर दो बाद में फिर रो के हमने उसको और नेगेटिव एनर्जी से भर दिया, और वैसा ही पैटर्न डेवलप कर दिया और वैसे ही चलता चला जा रहा है ना। ना, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एनी एक्सपेंडिचर। जब आप इनकर करोगे, जब आप ग्रेटिट्यूड के साथ में एक्सपेंडिचर करते हो, उसको जर्नल में नोट करते हो, तो ना कंट्रोल की भावना आ जाती है। देखो पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब आपने लिस्ट बनाई थी तो बजट तो आ ही गया था, भाई इन हेड में करूंगा। अब जब आपने एक्चुअल खर्चा भी किया, तो अगर चलो मान लो बजट से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज्यादा कम भी हो गया या बजट के अलावा भी करना पड़ गया, लेकिन उसको पूरे रिस्पेक्ट के साथ में, सत्कार के साथ में आपने आउटफ्लो किया, तो आपके अंदर का इन्वायरमेंट भी ना एक पूरी तरह से पॉजिटिविटी से बना हुआ है, और आपकी जो रिलेशनशिप मनी के साथ में है ना, वो बहुत ही अच्छी और अमेजिंग रिलेशनशिप बनी हो गई आपकी मनी के साथ में। वो कैसे? क्योंकि आपने अपने आसपास की सराउंडिंग को स्क्रैप में बेच के सेल कर दिया, पॉजिटिव एनर्जी बना दी, सिर्फ बेकार वाली चीजों को, अच्छी वाली चीजें तो रहेंगी। उसके बाद बजट बनाया, अब जो एक्चुअल स्पेंड भी करते हो उसको ग्रेटिट्यूड के साथ में करते हो। तो अब आपको देखना कि आपके ना माइंड सेट के ऊपर एक बहुत बड़ा काम हो गया है, क्योंकि आप ना खुद एक खुशी, सेटिस्फेक्शन, थैंक यू और अबंडेंस की स्टेट के अंदर आ चुके हो। तो ये प्री कंडीशनिंग मैंने कर दी, दोबारा से देख लो। प्री कंडीशनिंग मैंने कैसे की? प्री कंडीशनिंग करने के लिए जब आपने नए लोन को नो 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 कहना शुरू कर दिया था ना, तो इसका मतलब है कि पूरे यूनिवर्स के अंदर ये मैसेज कम्युनिकेट हो गया था कि और नया लोन नहीं हो रहा। नहीं तो सारा ध्यान ही नए 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 लोन की तरफ चला जाता है कि मैं हायर को लोअर में कैसे करूं, बैंक ट्रांसफर कैसे करूं, और लोन को करूं, लोन 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 लोन, सारा दिमाग डेप्ट के अंदर ही घूमता रहता है। डिलीट कर दो। नो करते सारी आपका ये हुआ, जब क्रेडिट कार्ड को अपने हाथ से आपने काट कूट के फेंका ना, और आपको पता लग गया कि ये 35% वाले इंटरेस्ट आप नहीं दे रहे, तो एक और मैसेज आपके दिमाग में जा चुका है। और जब आपने अपने हाथ से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट बनाई, तो आप अवेयरनेस के अंदर आ गए, आसपास की नेगेटिव एनर्जी को आपने सेल कर दिया। बजट बनाने के बाद आपको एकदम फोकस तरीके से डायरेक्शन मिल गई, और एक्चुअल जब आप स्पेंड करते हो, शाम को लिखते हो और थैंक यू करते हो, तो थैंक यू करने के बाद ना, इतना सुकून मिलता है कि वो किसी पर्पस के लिए गए। देखो मनी जितनी सर्कुलेशन में रहेगी उतना बेहतर रहेगा। सामने वाले को तो आपने पैसे दिए ना, सामने वाले की लाइफ में वो बरकत करेगा, तो अब नेचुरली आपकी लाइफ में भी बरकत आने वाली है, लॉ ऑफ गिविंग और रिसीविंग के द्वारा। अब कहीं से कोई आपको विंडफॉल गेन हो जाए, मान लो इनकम टैक्स का रिफंड आ गया, कोई पुरानी ज्वेलरी पड़ी थी उसको सेल करने की बात चली क्योंकि रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, कोई आपके पास पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी एकदम से मैच्योर हुई और आपको मैसेज आया कि आपके पहले LIC की मनी बैक के पैसे आपके पास आ गए हैं। और कुछ ना जिंदगी के अंदर विंडफॉल गेन होते ही रहते हैं, क्योंकि जब आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के अंदर हो, तो आपकी जिंदगी के अंदर ना फ्रूट आते ही रहते हैं। तो आपने डिसिप्लिन के साथ में क्या करना है, जो विंडफॉल गेन आ रहे हैं ना, उसको उठा के पार्टी थ्रो नहीं करनी, सेलिब्रेट नहीं कर देना, उसको पकड़ के वॉर अगेंस्ट डेब्ट के हिसाब से लोन की रीपेमेंट
कर देनी है। तो यहां से अब आपका पर्सनल लाइफ का लोन कम होना शुरू हो गया। तो क्या करेंगे, अब ना डाउन साइज कर दो, टेम्परेली ही सही, कि ये जो पार्टियां देना, ग्रैंड सेलिब्रेशन करना, कोई लाइबिलिटी परचेज करना, बड़ी कार ले लो, ये कार ले लो, वो उन सब चीजों के ऊपर अपने खर्चों को ना सब्सटेंशियली डाउन साइज कर दो, जो कि इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी के नहीं आते, जो आपकी नेसेसिटी के अंदर नहीं आते। यानी कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। आपका जो लिविंग जो स्टाइल है ना, अभी आसपास की स्क्रैप तो आपने बेच ही दी है, और अगले 6 महीने के लिए आप कहां पर हो, वार अगेंस्ट डेब्ट के अंदर हो। तो अब आप जिसे कहते हैं ना कि ग्रीन टी और सूप वाली जिंदगी और सलाद वाली जिंदगी तो यानी कि कुछ समय के लिए आप जैसे डाइटिंग करते हो सूप सलाद के साथ में, उसी तरीके से आपने डेब्ट फ्री होने के लिए खुश रहना है, खुश रहना है। और जो महंगी महंगी आपने मेंबरशिप ली हुई है, जिम की मेंबरशिप हो गई बड़ी महंगे वाली, या किसी बड़े क्लब की मेंबरशिप ले रखी है, या आपने कुछ इस तरह से काम कर रखे हैं कि सिर्फ सोसाइटी में एक टोर बनाने के लिए, पंजाबी में टोर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, तो वो जो टोर बनाने वाले जितने भी काम किए हुए हैं आपने, तो वो वाले सारे के सारे काम आपने बंद। पार्टी, ग्रैंड सेलिब्रेशन, कार, ये वो जितने भी है ना उल्टे सुल्टे खर्चे, उसके लिए अभी आप 6 महीने के लिए क्या करने वाले हैं, डाउन साइज करने वाले हैं टेम्पररली, ताकि एक बार इसको बाहर निकाल दे, किसको, डेप्ट को जीरो कर दे। पर्सनल लाइफ के अंदर बड़ा सुकून मिलने वाला है, डोपामिन रिलीज होता है अंदर, बड़ी खुशी सी होती है कि हाँ मैं ना एक बहुत अमेजिंग काम कर रहा हूँ और जिंदगी में ना कुछ हासिल करने जा रहा हूँ, एक शिफ्ट करने जा रहा हूं। जैसे जब आप अपना वेट रिड्यूस करते हो जिम में जाके, एक अजीब सी खुशी होती है ना, चेहरे पे स्माइल होती है और आप बड़ा फिट और हल्का महसूस करते हो। उसी तरीके से जब फालतू तरह के खर्चे आप एलिमिनेट करना शुरू करते हो ना, तो बड़ा स्टेट ऑफ माइंड के अंदर हैप्पीनेस की क्रिएशन होती है। कर लो आप। अब 9 मंथ, कितना, 9 मंथ्स, 9 मंथ्स, 9 मंथ्स, 9 मंथ्स, 9 महीनों का, 5 और 4 9, ठीक है, 9 महीनों का इमरजेंसी फंड आपने क्रिएट करना है। वो क्या होता है, वो ये होता है कि आप देखो कि आपके मंथ का आउटफ्लो तकरीबन क्या होता है, मंथ का आउटफ्लो तकरीबन क्या होता है, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, और उतना पैसा आपका ना एक अलग से फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर पड़ा होना चाहिए। तो क्या होगा कि ये जो मन बार बार परेशान होता है ना कि पता नहीं यार सब जरूरत पड़ेगी, क्या होगा, कैसे होगा, खाने पीने की है, लॉकडाउन हो गया और मुझे अपनी लाइफ मैनेज करनी है भाई, इंश्योरेंस की पॉलिसीज भी देनी होती है, और उसके बाद रूटीन का खर्चा है, घर का खर्चा है, बड़े सारे छोटी छोटी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट लाइफ की हैं। तो आज से ही डेब्ट को रीपे करने वाली कार्रवाई तो चलेगी चलेगी, लेकिन अपनी इनकम से सबसे पहले आप 9 मंथ के बराबर का इमरजेंसी फंड क्रिएट करके ना, 9 नहीं होता तो 6 कर लो, करके आप सेपरेटली एफडी के अंदर रखो। तो वो करना क्यों जरूरी है, वो ना एक बर्फ की तरह काम करता है। इधर आग की तरह डेब्ट आपको परेशान कर रहा है, तो उधर बर्फ की तरह 9 मंथ का इमरजेंसी फंड ना आपको सुकून और रिलीफ देगा। तो दिमाग जब भी चिंता और परेशानियां या डिप्रेशन क्रिएट करता है ना डेब्ट के अंदर, अब कहता है कोई दिक्कत नहीं है यार, पैसे पड़े इमरजेंसी के हमारे पास है, इमरजेंसी फंड को तो मैंने छेड़ा थोड़ी है, कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या कभी लाइफ में वैसे रिक्वायरमेंट पड़े, कभी मंथली बेसिस के ऊपर कोई जॉब चली जाए, आ जाए, मंथली इनकम आनी जानी बंद हो जाए, बिजनेस अपनी जगह है, जॉब अपनी जगह है, लेकिन इमरजेंसी फंड 9 महीने के बराबर का आपके पास अवेलेबल है। ये बहुत बड़ा सुकून, रिलीफ और एक पिलर, फाउंडेशन स्टोन है आपकी लाइफ को डेब्ट फ्री करने का। आप कह रहे इधर से लोन तो रीपे हो नहीं रहे, उधर से ये इमरजेंसी फंड कैसे क्रिएट होगा, शुरू तो करो, शुरू तो करो, शुरू शुरू तो करो। मुझे पता आप कर लोगे, आप कर लोगे। आप इसको भी ये मान के चलो कि आप ये कोई लोन की रीपेमेंट कर रहे हो, तो इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाएगा। जब हो जाएगा ना आपके पास इमरजेंसी फंड क्रिएट, मैं बता रहा हूँ, इतना चेहरे पे लालियां और कॉन्फिडेंस रहता है ना कि कोई दिक्कत ही नहीं है, जिंदगी बढ़िया। पैसे पीछे पड़े हुए हैं, वो जो पीछे पैसे पड़े हुए हैं ना, वो बड़ा काम आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब ना आप आ जाओ कि अब आप ना कुछ सोचना शुरू करो कि जो मेरे को इनकम आ रही है सो आ रही है, जो इनकम आ रही है सो आ रही है, मैं कुछ ऐसा डिफरेंट क्या कर दूं कि मेरे पास ना एक और नई इनकम का फ्लो आना शुरू हो जाए।
ये मैं ना प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ, मेरे एक जानकार ने क्या किया। उसने देखा कि कनाडा, अमेरिका में बहुत सारे एनआरआईज़ रहते हैं, खास करके अपने पंजाबियों में कनाडा वाले, और बाकी अमेरिका में तो है ही है और बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर हैं। उनके जो पेरेंट्स हैं ना, वो पेरेंट्स तो यही रह गए, दिल्ली, पंजाब और बाकी जो नॉर्थ इंडिया, ज़्यादातर यहाँ से बहुत गए हैं वहाँ पे, तो वो यहाँ पर रह गए। तो उनके ना मन में बड़ी इच्छाएँ होती हैं। देखो उनकी मजबूरियाँ थी जिस चक्कर में वो कनाडा, अमेरिका चले गए, व्हाटएवर। तो अब वो वहां से इनकम तो भेजने को तैयार है, लेकिन ना वो पर्सनलाइज केयर नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स की। अब पेरेंट्स की छोटे 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 बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है जो बाहर बैठे हैं। तो मेरे क्लाइंट ने ना इस नीड को आइडेंटिफाई किया। उसने एक वेबसाइट बना ली, एक कंपनी बना ली और एनआरआई को उसने अप्रोच करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि आप ना मुझे बता दो कि आप अपने पेरेंट्स को पर्सनलाइज क्या क्या सर्विसेज देना चाहते हो। यानी कि कुछ का था कि उनको जो है खाने पीने का ये सामान होता है, नॉर्मली वो मिलता नहीं है, वो ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर पाते, ये मिल जाए। घर के बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन वगैरह के खर्चे जो है वो टाइमली पे होते रहे, तो ऑनलाइन फैसिलिटी के द्वारा एक एस्क्रो अकाउंट में उनके बिहाफ पे किया जाए। उसने बड़े अच्छे से पैकेजेस बना के ना उनके पेरेंट्स को टेक केयर करने के लिए एक सिस्टम बना दिया। जहां हाउसकीपिंग सपोर्ट चाहिए थी, हाउसकीपिंग दे दी। जहां पर कोई सप्लाईज प्रोवाइड करनी थी, कोई ऑनलाइन चीजों उनके बिहाफ पे अपनी वेबसाइट पे उनसे ऑर्डर लेके उनके बिहाफ पे आगे मंगवा के उनको सप्लाई करना शुरू कर दिया, बिल्कुल नॉर्मल रेट के ऊपर। लेकिन उसके सर्विस हैंडलिंग चार्जेस लेने शुरू कर दिए एनआरआई से। ये मेरे भगवान, वो तो भैया उसने छाप दिया, उसने छाप दिया। उसकी तो 25-25, 30-30 लाख रुपए की पर मंथ की एडिशनल एनआरआई से इनकम होनी शुरू हो गई। क्योंकि एनआरआई के ना कनाडा में, अमेरिका में और बड़ी सारी कंट्री में अपने ग्रुप बने हुए हैं। अगर आप उनके पेरेंट के लिए एक अच्छा काम करते हो ना, सभी लोग शाम को बैठते हैं, सैटरडे संडे बैठते हैं, गुरुद्वारे बैठते हैं या कहीं बैठते हैं, आपस में शेयर करते हैं कि फलानी फलानी कंपनी यार शुरू हुई है, वो तो मेरे पेरेंट्स को बहुत टेक केयर कर रही है, बड़े ऑनेस्ट लोग हैं, बड़े सही लोग हैं, ऑथेंटिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और बड़ा अच्छा कर दिया। तो मेरा भी करा दे, मेरा भी करा दे, मेरा भी करा दे, तेरा मेरा। अच्छा, अब पप्पू के पापा की सर्विसेज यहाँ पर हो रही है, तो मोनू के पापा की सर्विस नहीं होगी यहाँ पे? डेफिनेटली होगी। कहते यार कमाल है, गुप्ता जी के ने तो सर्विस दे दी अपने पेरेंट्स के लिए। तो दोनों तरफ से पुल आया, उधर से भी पुल आया, इधर से भी पुल आया। तो उससे पेरेंट्स को टेक केयर करना शुरू कर दिया। अब इसको मैनेज करने के लिए जो हस्बैंड था उसको कुछ नहीं करना पड़ा, यानी कि जिसने मेरे क्लाइंट ने शुरू किया था, उसने अपनी वाइफ और बच्चों को ही बोल दिया कि ये वेबसाइट मैनेज करनी है, ये उनकी रिक्वायरमेंट आती है, ऐसे से फुलफिल करना है, ये अमेजन से सामान आएगा, ये हाउसकीपिंग की टाइप है। पूरा का पूरा एक लॉजिस्टिक एनवायरनमेंट बना दिया उसने अपने गुड़गांव वाले घर के अंदर। अब गुड़गांव वाले फ्लैट के अंदर पति देव जो है वो अपना काम करने जाते हैं, शाम को वापिस आते हैं, इधर से वाइफ और बच्चे जो हैं बड़े बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं। अब वाइफ आपको पता है बड़ी अच्छे से करती है, क्योंकि फीमेल है, फीमेल तो होती है अच्छी है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही अमेजिंग तरीके से उनको सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया और काम उनका शानदार जानदार तरीके से होना शुरू हो गया। अच्छा, ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा मेरा क्या था, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। ये बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा है कि आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर ना एक बहुत बड़ी एक रजीम आई थी आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, जहां पर एनआरआईओ के इतने पैसे इन्वेस्ट करवाए गए। खास करके ये जो एनसीआर की प्रॉपर्टीज के अंदर है, के रहेजा तो क्या, एसोटेक रियलिटी क्या, तो कितने ही ऐसे बिल्डर थे जिन्होंने पूरा फोकस कर लिया था एनआरआईज को। उनके हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में हो चुकी है। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट भी हो चुकी है जो आज की डेट में बैंकरप्ट हो चुके हैं, बैंकरप्ट हो चुके हैं, जेलों में चले गए हैं सारे के सारे बिल्डर। सारे नहीं, बहुत सारे बिल्डर जो कि ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे थे फॉर वट एवर पॉलिटिकल रीजन। तो उनके पैसे फंस गए वहां पे। अब लाखों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों रुपए उनके पैसे फंसे हुए हैं। अब उनको कोई ऐसा शख्स चाहिए हिंदुस्तान के अंदर जो एटलीस्ट उनका केस ही करवा दे। जो जो क्या कहते हैं, कोर्ट के अंदर आजकल केसेस चल रहे हैं, रिकवरी के केसेस चल रहे हैं, सुपर टैक्स हो तो कोई भी हो, तो क्या करा दे उनका। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को उसने एडवर्टाइज करना शुरू किया, रिप्रेजेंट करना शुरू किया, एडवोकेट का पैनल बनाया, और उसके बाद जहां जिसकी प्रॉपर्टी निकल सकती है, तो करते करते वो इतनी डिटेल में चला गया, इतनी डिटेल में चला गया, इतनी डिटेल में चला गया कि उसने ना अब तो ना कंसोलिडेशन करनी शुरू कर दिया। बिल्डर के साथ में टाइप करना शुरू कर दिया कि चलो मैं आपकी सेटलमेंट करा देता हूँ एनआरआई के साथ में, तो इतना इंटरेस्ट दे दो, इतना मूल काट दो, इतना वो कर दो, तो इस प्रॉपर्टी से छोड़ के दूसरी प्रॉपर्टी में लगा दो। तो ऐसी चीजों उसने करनी शुरू कर दी है। जैसे वो करनी शुरू की ना,
2-3 करोड़ रुपए की इनकम उसने अर्न कर ली, 2-3 करोड़ रुपए की इनकम। डेप्ट टोटली उसका 75 लाख का था, 75 लाख का डेप्ट था, परेशान था, और इस साइड इनकम से ही उसने कमाल कर दिया। क्यों? क्योंकि 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 नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आप समझो मेरी बात को। तो क्या होगा कि अब ना डेप्ट में पड़े रहने से कुछ नहीं होगा, और सिर्फ ईएमआई की किस्तें पर्सनल लाइफ में पूरी करने से कुछ नहीं होगा। नई जिंदगी पता कैसे आई वो? क्योंकि आपके अंदर ग्रेटिट्यूड आ गया। आपने आसपास का कबाड़, सोफा, टेढ़े मेढ़े सामान, हवारे और फर्नीचर और जंग लगे लोहे, छत, जमीन सारी साफ कर दी, पॉजिटिव एनर्जी कर दी, लिस्ट बना दी, टारगेट क्लियर है, वार के ऊपर डिक्लेयर कर दिया। अब क्या करोगे? एकदम हल्का महसूस कर रहे हो तो कोई नई से नई इनकम के बारे में सोचना शुरू करोगे ना, तो आइडिया आने शुरू हो गए। एक तो मेरा क्लाइंट है जिसने ना चेन बना दी किड्स के डे केयर की, क्योंकि गुड़गांव नोएडा के अंदर जो था बड़े सारी लेडीज आती, गर्ल्स आती। आपको पता है कि पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई। कहां पर? इंडिया के अंदर पिछले 10 से 20 सालों के अंदर बहुत ज्यादा। इतने बड़े बड़े कॉल सेंटर और ये सेंटर वो सेंटर, नोएडा, गुड़गांव, चेन्नई, हर जगह खुल गए। अब देखो, जहां पर जो यंगस्टर बच्चा, कॉलेज के बच्चे वहां पर एडमिशन किए थे, अब कॉलेज के बच्चे क्या बड़े नहीं होंगे? हो गए। अब बड़े होंगे तो शादियां नहीं होंगी? होंगी। और बच्चे नहीं होंगे? होंगे। अब बच्चे भी होंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो यंगस्टर ये कॉल सेंटर और केपीओ सेंटर में जा रहे थे, फिर उन्होंने अपनी लाइफ को सेटल किया, लेकिन उनको इनकम कहाँ से आई है? नाइट स्टे करते हैं, दिन में स्टे करते हैं, वर्किंग करते हैं। तो अब वो बड़े हो गए हैं, उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनके बच्चों को कौन टेक केयर करेगा? कौन करेगा टेक केयर? अरे आप करोगे, आप करोगे टेक केयर, क्योंकि आपके घर में दादी है, नानी है, आप हो, और बहुत ही शानदार तरीके से, खूबसूरत तरीके से बच्चों को टेक केयर करने वाला आपने ये सेंटर बना दिया। तो जितने भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, चाहे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ही किराए पर जगह लेकर वहां पर बच्चों को हैंडल करने वाला एक खर्च बना दिया। कॉर्पोरेट बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं, आपको ना मुंह मांगे दाम देते हैं। अगर आप उनके ऑफिस के पास बच्चों को हैंडल करने वाला खर्च बना दो ना, डे केयर बना दो, किड्स को टेक केयर करने वाला। जितनी भी कमर्शियल जगहें हैं, आपको ना, ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है। देखो, बच्चे फूलों जैसे होते हैं, बड़े प्यारे प्यारे होते हैं। अब उनका उनका पेट का डाइजेशन सिस्टम भी आपको पता है कैसा होता है। तो फटाफट रोटी पोटी, तो वो बच्चों को टेक केयर करना, प्यार देना, लाड करना, फिर उसके बाद सीसीटीवी कैमरे लगवा देना। सीसीटीवी कैमरे लगवा के मदर के मोबाइल के अंदर वो सीसीटीवी कैमरा लाइव करा देना, और माँ सारा दिन काम भी करती है और अपने लाडो को देखती रहती है, क्या दिख रहा है। तो सीसीटीवी कैमरा, मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर, बच्चे को टेक केयर करना, अच्छी सी साफ सुथरी नहाई धोई मेड जो कि थप्पड़ नहीं मारती, प्यार से उनको टेक केयर करती हैं। तो उस तरह का आपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट कर दिया। एक टेस्टिमोनियल, दो टेस्टिमोनियल, तीन टेस्टिमोनियल, चार टेस्टिमोनियल, सबसे बड़ी बात है बाकी सारे टेस्टिमोनियल छोड़ो, ये जो सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है ना बच्चे के और माँ के मोबाइल में आता है, उससे बड़ा कोई टेस्टिमोनियल हो ही नहीं सकता। बच्चा मुस्कुराता रहता है या सो रहा होता है, जाग रहा होता है, माँ देख रही होती है। तो वो क्रच की चेन आपने इस तरीके से क्रिएट कर दी कि वहां पर सभी ने कहा कि इधर ही भेजो बच्चे अपने, इधर ही भेजो अपने बच्चे। तो क्या हो गया? हो ये गया कि उससे अब एक अलग सोर्स ऑफ इनकम बनना शुरू हो गया। तो यहाँ पर ना, मैंने आपसे जस्ट बात करते करते आपको डेप्ट खत्म करने के लिए, कोई आप एनआरआई के पेरेंट्स को टेक केयर कर लो, कोई उनकी प्रॉपर्टियां मैनेज कर लो, कोई बच्चों को टेक केयर कर लो, हो ही जाएगा। क्योंकि ये तीन चीजें तो परिवार के साथ मिलके की जा सकती है ना। जैसे आप बड़े परेशान होते हो, आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो आप बड़े परेशान होते हो, बड़ा डेप्ट है, खत्म नहीं हो रहा, नौकरी करनी, जॉब करनी, शाम को घर में बैठते हो, कई बार संडे को अपने परिवार के साथ में डिस्कस कर लेते हो कि भाई ये लोन है, डेप्ट है, खत्म करना है। तो वो भी आपको सिंपैथी दे देते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ क्या, मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ क्या। आप कहते हैं आप क्या करोगे, दादी नानी क्या करेगी, वाइफ क्या करेगी, बच्चे क्या करेंगे, दीदी क्या करेगी। अरे सारे मिलके बहुत कुछ कर सकते हो आप सारे मिलके ना डेप्ट को एलिमिनेट कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? एक ब्रिलियंट आइडिया के साथ में, पेरेंट्स ऑफ एनआरआई, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, चेंज ऑफ फील्ड। मुझे मालूम है आपके पास भी बहुत सारे आइडियाज हैं, शांत बैठे हुए थे, वो आइडियाज काम पता क्यों नहीं कर रहे थे? वापिस आते हैं, घर पे आते हैं, आते सारी नेटफ्लिक्स ऑन कर दिया, नेटफ्लिक्स ऑन किया तो दे दो गोलियां इसको मारी, और कोई सीबीआई वाला केस कोई वो देख लिया, कोई 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 पता नहीं क्या क्या देखते रहते हो नेटफ्लिक्स के अंदर। हे मेरे भगवान, आजकल तो अभिषेक बच्चन को 10वीं पास करा रहे हो आप तो पता नहीं क्या चलता रहता है। कब रात हो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, आपको लगता है जब तक नेटफ्लिक्स देख रहे हैं तब तक ये गम दूर रहता है। किसका? डेप्ट का। इसके अलावा कहीं कई लोग तो बोतलें खुल जाती हैं शाम को, मतलब बोतलें पेप्सी की,
तो कहाँ चलेगा दिमाग? कोई दिमाग नहीं चलेगा, कोई डेब्ट फ्री लाइफ नहीं होनी है। ऐसे थोड़ी होनी है डेब्ट फ्री लाइफ, शाम को घर पे या नेटफ्लिक्स लगा के बोतल खोल के बैठ गए, ऐसे जरूर होगी नेटफ्लिक्स लाइफ। दोस्तों के साथ बैठ गए, उसमें बोला मैं भी दुखी तू भी दुखी, दोनों दुखी, चल दुखी रहते हैं, ऐसे थोड़ी होगा डेब्ट फ्री, ऐसे नहीं होगा। डेब्ट फ्री करने के लिए आपको तो जो मैंने सीक्वेंस बताई है ना, वही सीक्वेंस फॉलो कर लो, आंखें बंद करके फॉलो कर लो, सारा का सारा एलिमिनेट हो ही जाने वाला है। अब आ जाओ बिजनेस के ऊपर। देखो बिजनेस की तो एकदम खासियत है, न्यू वे ऑफ प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस। आपके बिजनेस में जो डेप्ट घर कर गया है ना, और जो बढ़ता चला जा रहा है, ओवरड्राफ्ट लिमिट, सीसी लिमिट, टर्म लोन बढ़ता चला जा रहा है, वो इसलिए बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि आप सप्लाई कर रहे हो अपनी सर्विसेज या मटेरियल को 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज, कोरोना का बहाना मार के लोग जो हैं अब पेमेंटें 6-6 महीने डिले होनी शुरू हो गई हैं। तो जब करेक्शन आएगी नहीं, माल बना के सप्लाई करते जाओगे, आपको सप्लायर मटेरियल सप्लाई करता नहीं क्योंकि आप उसको टाइम पेमेंट नहीं करते, तो उसका नेचुरल आउटकम स्कोर बोर्ड है आपका डेब्ट। तो डेब्ट कोई उसके अंदर अलग से कोई चीज नहीं है, वो आपका स्कोर बोर्ड है। स्कोर बोर्ड है कि कितने गलत तरीके से हम प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कर रहे, कितने गलत तरीके से कैश रिच बिजनेस नहीं कर रहे। वहां पर भी लाइन खींच दो आप, लाइन खींच दो कि मेरा बिजनेस सेल्फ फाइनेंसिंग करेगा, मेरे बिजनेस को सेल्फ फाइनेंसिंग करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप सॉफ्टवेयर बिजनेस के अंदर हो, तो सॉफ्टवेयर बिजनेस के अंदर आपने क्या किया कि उनको बोला कि देखो मेरे 1 साल की सर्विसेज ये हैं, तो मैं आपको 2 महीने के बराबर का डिस्काउंट देता हूं, सिर्फ मुझे 10 महीनों के पैसे आज दे दो और 1 साल की सर्विस ले लो। 3 महीनों का डिस्काउंट दे दो। 3 महीनों का डिस्काउंट देके सॉफ्टवेयर डेवलपर जो एएमसी करते हैं, तो उनको बोलो अभी इकट्ठे पैसे दे दो, 3 महीने का डिस्काउंट आ गया, तो आपके पास इनफ्लो आ गया कैश का। कोई कार्ड सिस्टम लगा दो, कोई मेंबरशिप सिस्टम लगा दो, कोई पीटीएम पेटीएम की तरह एक उनका एक सिक्योरिटी डिपॉजिट सिस्टम बना दो कि एक बार इस किटी में पैसे जमा करा दो तो आपको सर्विस मिलती चली जाएगी। गुड्स को सप्लाई करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बनाओ, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना शुरू करो, और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट इंटरेस्ट फ्री होगा और उसकी रीपेमेंट सिर्फ गुड्स के अगेंस्ट में ही हो सकती है, आप पैसे वापस नहीं करोगे उसको, उससे आपका इनफ्लो बढ़ना शुरू हो गया। यानी कि प्रॉफिटेबल बिजनेस है ना, और कैश रिच बिजनेस है। अब बात आ गई बिजनेस को एक्सपेंड करने की। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जो आपको लोन लेना पड़ता है वो हमेशा टर्म लोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टर्म लोन होना चाहिए बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। और टर्म लोन किसके बेसिस पे डिसाइड होगा? जब भी आप बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो तो उसकी क्या बनेगी? प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोजेक्शंस बनेगी आपकी, प्रोजेक्शंस कि आज जब भी लोन लेते हो ना, साथ में प्रोजेक्शंस बनेगी कि भाई इतना लोन ले रहे हैं, इतना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं और इतनी इतनी सेल करेंगे। ये प्रोजेक्शन रिपोर्ट आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में प्रेजेंट होगी। हर महीने एक मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए, उसमें एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। आपकी बोर्ड मीटिंग में बिजनेस ओनर हो गए, साथ में फाइनेंशियल कंट्रोलर हो गए। अब डेप्ट को कंट्रोल करने का तरीका क्या है कि जो फाइनेंशियल कंट्रोलर है ना, वो एक प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रेजेंट करेंगे जितनी बार भी आप लोन को बढ़ाते हो, कि ये लोन बढ़ा लिया, इतनी ईएमआई जाएगी, ईएमआई कहां से जाएगी, ये एडिशनल इनकम होगी, इतना कैश फ्लो जनरेट होगा। तो वो आपका अकाउंटेंट पहले से ही बता देगा कि एडिशनल लोन लेने के बाद ये सारा का सारा पैसा तो डेटर और स्टॉक के अंदर ही चला जाना है, तो भाई साहब आपके पास ईएमआई देने के पैसे नहीं होंगे, तो ये बैड लोन है। तो अगर आपका फाइनेंशियल कंट्रोलर, आपका अकाउंटेंट ये बोल देता है कि कोई दिक्कत ही नहीं है जी, ये हमने साइन कर दिए, बोर्ड मीटिंग में प्रोजेक्ट रिपोर्ट को साइन कर दिया, और आप फिर अर्जुन की तरह सेल्स एंड मार्केटिंग और डिस्पैच के ऊपर लग जाओ, और आपका लोन धीरे 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 कब एलिमिनेट ही हो जाएगा पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि टर्म लोन तो खत्म हो जाता है जब मंथली बेसिस पे ईएमआई जाती है। इसको बोलते हैं गुड लोन। कहां पर आता है ये? बिजनेस के अंदर आता है। हम क्या कहते हैं, ओ रिक्वायरमेंट आई है, चल लोन उठा लो। अब लोन तो उठा लिया, उसकी रीपेमेंट का क्या शेड्यूल है? कोई शेड्यूल ही नहीं बनाया। अगर बिजनेस नीचे की तरफ गया तो वो लोन रीपेमेंट उस समय जो कमिट किया था उसको खत्म करने के लिए एक और लोन थोड़ी उठाऊं।
ट्रैप में थोड़ी फंसना है। इसका मतलब है कि बिजनेस एक्सपेंशन के लिए अगर हम ले रहे हैं तो सिर्फ मन को तसल्लियां नहीं देनी है कि मैं तो जी बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए लोन ले रहा हूं, साथ में फाइनेंशियल कंट्रोलर की साइंड बोर्ड मीटिंग के अंदर डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2 और सीएफओ तीनों उस प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के ऊपर साइन करेंगे कि इतने टाइम में ये रीपे हो जाएगा, ये इसकी आरओआई आने वाली है। ये डिसिप्लिन अगर आपने बना लिया ना, तो मैं कहता हूं ले लो, लोन ले लो एक्सपेंशन करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, टर्म लोन ले लो। और ओवरड्राफ्ट और सीसी लिमिट को ऐसे ही बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा अनयूटिलाइज्ड अमाउंट के अंदर रहेगी और वो इमरजेंसी क्रेडिट की तरह आपका काम करेगी। पैसा कहां से आता है? पैसा आपके बिजनेस चैनल से ही आना चाहिए। किसके अंदर? प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस के अंदर। अब उसके लिए तो आपको मालूम ही है कि मैंने क्या बना रखा है, JSAonline.in, JSAonline.in। इसके अंदर ना अब मैं इसको पूरी तरह से नेक्स्ट लेवल के ऊपर ट्रांसफॉर्म करने वाला हूं। जब आप नेक्स्ट वीक में देखोगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा, यहाँ पर नजर आएगा JSA कैश फ्लो मॉडल 1 2 3 4। इसको मैं अपग्रेड कर रहा हूं, तो बी रेडी फॉर दी अपग्रेडेड वर्जन। हालांकि मैंने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी इसके अंदर डाली हुई हैं, तो आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है ना, तो आस्क योर क्वेश्चन पे क्लिक करके अपना क्वेश्चन पूछ लिया करो। माय क्वेश्चन इज, मेरे से 1 to 1 कर लो, कोई दिक्कत परेशानी है तो JSAonline.in में तो मैं आपकी हेल्प करने को तैयार बैठा ही हुआ हूं। तो डेप्ट फ्री लाइफ करने के लिए ये हम करने ही वाले हैं, करने ही वाले हैं, करने ही वाले हैं। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, दो राय है ही नहीं। ओके, तो अब कोई सवाल आपके माइंड में आ रहा है जो रोक रहा है आपको फ्लड करने से आपके बिजनेस को कैश फ्लो के साथ में? देखो, आपको मैं वो टेक्निक दे रहा हूं जो मिलेनियर और बिलेनियर यूज कर रहे हैं। तो मुझे पूछो, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है? जो लोग मेरे साथ लाइव हैं सवाल पूछ लो, या आज के सेशन में बिगेस्ट टेक अवे क्या रहा? व्हाट इज टुडेज टेक अवे फॉर यू माय डियर फ्रेंड? कुछ ना कुछ तो टेक अवे आपने लिया है आज के सेशन में। तो जरा चैट बॉक्स के अंदर लिख दो, राइट नाउ क्या चल रहा है आपके दिमाग में? हाउ इज योर एक्सपीरियंस, व्हाट यू आर फीलिंग? चलो 5 AM अर्ली मॉर्निंग। अब देखते हैं हमारे इस साथ के अंदर हमारे पार्टिसिपेंट का क्या कहना है। पहले तो मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगा, आप जो ना सैटरडे को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 AM आते हो, बहुत ही कमाल है, बहुत ही कमाल है। मतलब आप ना ट्रांसफॉर्मेशनल इंपैक्ट ले रहे हो अपनी लाइफ को। जरा देखो, जरा मुड़ के देखो कि जब से आपने 5 AM में पार्टिसिपेट करना शुरू किया है तो आपका मनी का एरिया ट्रांसफॉर्म नहीं होना शुरू हो गया है? एक नई एनर्जी, नया ऑटोमेटिकली, पता नहीं कैसे हो रहा है। ये बहुत सारे लोग मेरे से शेयर करते हैं, और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो तो पूरी तरह से इसको एंजॉय करते ही हैं, क्योंकि आपके मेरे पास व्हाट्सएप आते रहते हैं। तो चलो समझते हैं। पुनीत जी कह रहे हैं, कैन वी टेक इंटरेस्ट फ्री कैपिटल फ्रॉम ओवरसीज फॉर एक्सपेंशन? बिल्कुल लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए ओवरसीज कैपिटल एक्सपेंशन करने के लिए, कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिजनेस मॉडल एकदम झकास, एकदम शानदार बिजनेस मॉडल, डूली साइंड बाय। आप तो अपने वाला मेरे से भी बैठे करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तो जरूर लेनी चाहिए। ओके, संजय कह रहे हैं डेप्ट फ्री कंपनी बनाना ना, ये टेक अवे है संजय नरवाल जी। अच्छा, आई ओपनिंग सेशन रहा। अतुल सैनी जी, स्क्रैप एंड एनर्जी कंसेप्ट वाज अमेजिंग। थैंक यू अतुल जी। ये स्क्रैप एनर्जी ना जबरदस्त है, ये बिल्कुल लाइफ को टच करता है। ह्यूमन बीइंग है ना भाई, एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बीइंग। बीइंग, हम बीइंग है, बीइंग का मतलब है कि हम है ही एनर्जी। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो साबित कर ही दिया था, E इज इक्वल टू mc²। एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट होती है, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो हमारी थॉट्स एनर्जी है, एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना, तो बेसिकली अपने आसपास तो फिर वही वाला पॉजिटिव मटेरियल वाली एनर्जी रखनी पड़ेगी ना हमें। एब्सोल्युटली यस अतुल सैनी जी। कमल मलिक जी कह रहे हैं, डेप्ट फ्री पर्सनल लाइफ इज ए पीसफुल लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने एक्सपीरियंस से आप बता रहे हैं, एकदम जबरदस्त, एकदम पीसफुल लाइफ। वेरी गुड। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% के ऊपर बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बिजनेस का मॉडल बढ़िया होना चाहिए। प्रीतर जी, के महेश्वरी जी, बीस फॉर कैश फ्लो सीरियसली एंड यहाँ पे लिखा है कि
सीरियसली एंड मैनेज। हाँ, कैश फ्लो को सीरियसली लेना और मैनेज करना, क्योंकि महेश्वरी जी कह रहे हैं बीपीएसपी। एसपी भाइट जी क्या कह रहे हैं, ग्रेट सेशन, थैंक्स जगमोहन जी, थैंक यू एसपी सर इन द मॉर्निंग। के महेश्वरी जी बी स्पेसिफिक, हाँ बी स्पेसिफिक कैश फ्लो, ओके गॉट इट। ये आपके के महेश्वरी जी कह रहे हैं प्लीज गर्ग जी व्हाट इज प्रोसेस टू डू इट। आ जाओ 1-to-1 करते हैं, 1-to-1 करते हैं। पुनीत जी उपासना को व्हाट्सएप कर दो एंड वी विल डू अ 1-to-1 ऑन दिस ओवरसीज पैसा जो आना है। राजकुमार सब्रवाल जी, स्टॉप क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल एक्सपेंसेस। यस, स्टॉप क्रेडिट कार्ड, आपका ये सही सही बोला आपने, आप एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं और आपने सही पकड़ा इस चीज को। अरविंद गाला जी, थैंक यू जगमोहन जी फॉर कंसिस्टेंट 5 AM सेमिनार ऑन कैश रिच बिजनेस। एवरी टाइम अ न्यू कंसेप्ट कीप अस एंगेजिंग on a new way of thinking. Superb session today, thank you। ये ना पर्सपेक्टिव है, जिंदगी को देखने का नजरिया है। जितनी बार आप 5 AM का सेशन देखते हो ना, हर बार आपका एक नया पर्सपेक्टिव ओपन होता है। जिंदगी में एक नई चाहत, नई तरंग, नई उमंग आपके पास आती है। ग्रेट है जी। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज सेशन। नेक्स्ट सैटरडे नए पर्सपेक्टिव के साथ में एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगा। Till the time, have a great week ahead। अरे वाह, उससे पहले सेल्वम रामकृष्ण जी ने कहा है when we start new business like real estate as part time, it takes some time to get the deal close, correct? But we are using other income to run the business, to keep the business going। बहुत सही कंसेप्ट पकड़ लिया आपने सेल्वम जी, ग्रेट, अमेजिंग, thank you। So thank you very much, have a great time, bye।